वो अपने होश में नहीं थी जब उसे अपने वजूद पर किसी के हाथ चलते हुए महसूस हुए। वो नींद में करवट बदलकर धीरे से कसमसाई थी, लेकिन धीरे धीरे उन मर्दाना हाथों का स्पर्श उसकी धड़कनों की ओर बढ़ रहा था। रूही उन हाथों को रोक देना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी उंगली भी हिला सके। उसका दिमाग शायद अभी बेहोशी की हालत में था। उसके उल्टे हाथ की तरफ आकर एक मर्दाना हाथ रुक गया था और उसके सीने पर वो हाथ अब धीरे धीरे फिसलने लगा था। रूही के पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ रहा था। रूही बेहोशी में भी महसूस कर रही थी कि उन हाथों के स्पर्श में कोई सख्ती नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई बड़े ही प्यार से, सुकून से, जैसे उसके दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। धीरे से रूही के होंठ हिले थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बोल न सकी। बोलती भी कैसे? रूही दवाइयों के नशे की वजह से बेसुध लेटी हुई थी। और फिर अचानक ही रूही ने महसूस किया कि किसी ने उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर किया था, और फिर वो मर्दाना हाथ उसकी उसकी नरम धड़कन पर आकर रुक गया। रूही के कांपते लबों से एक सिसकी निकली थी, और तभी उसकी खुलती बंद होती आंखें ये साफ बता रही थीं कि उसका ऑपरेशन सफल हो चुका है। डॉक्टर्स भी बेहद खुश थे, और उन्होंने रूही की मां को ये खुशखबरी भी सुना दी थी कि आपकी बेटी का ऑपरेशन सफल रहा। जो बेटी की खैरियत जानने के बाद अब नाश्ता करने के इरादे से बाहर चली गई थी। उस वक्त रूही अस्पताल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने भारी सी पलकों को मुश्किल से उठाया तो किसी अनजान शख्स का चेहरा उसके सामने धुंधला सा उभरने लगा। वो उसे साफ साफ नहीं देख पा रही थी, पर इतना जरूर महसूस कर रही थी, वो शख्स उसके बिल्कुल करीब बैठा उसकी धड़कनों को छूने की कोशिश कर रहा है। एक पल को तो उसे लगा जैसे कोई पागल मरीज हो, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सीने में दिल के पास एक तेज चुभन की लहर दौड़ गई। रूही ने दर्द से कराहते हुए धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? मेरे पास से हटो। और रूही की ये बात सुनते ही वो आदमी जैसे पागल हो उठा। उसने बहुत ही सख्ती से रूही का हाथ दबोच लिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये कहने की कि मैं अपनी ऐनी के पास से चला जाऊं? उस ऐनी के पास से जिसमें मेरी जान बसती है। तुम मुझे रोक नहीं सकती अपनी ऐनी की धड़कनों को महसूस करने के लिए। और उसका ये पागलपन देखकर रूही बुरी तरह घबराई थी। वो तो सच में कोई पागल ही था। उसकी आंखों में एक पागलपन छाया हुआ था। उसकी हर हरकत से एक जुनून, एक दीवानगी टपक रही थी। वो एक झटके से उसके करीब हुआ था, अपना भारी हाथ उसके कंधे पर रखता हुआ धीरे धीरे उसकी धड़कनों की तरफ दोबारा से फिसलता जा रहा था। वो कांपते हुए खुद में ही सिमट गई थी और कांपते हुए शब्दों में बोली, कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। जैसे ही उस शख्स के हाथ रूही की शर्ट के बटन की ओर बढ़े, वो रोते हुए उसे कहने लगी थी, लेकिन उठने की उसमें हिम्मत नहीं थी, और ना ही वो ऊंची आवाज में चिल्ला सकती थी। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि वो डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने रूही को और भी बुरी तरह रुला दिया था। पता नहीं वो शख्स उससे क्या चाहता था। वो खुमार भरी आंखों से बिना किसी भाव के खामोशी से बैठा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से रूही के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके हाथ रूही की शर्ट को सरकाने लगे, और रूही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपती आवाज में बोली, दूर रहो मुझसे। आखिर हो कौन तुम और मुझसे क्या चाहते हो? देखो, तुम जो कोई भी हो, समझने की कोशिश करो। जरूर जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज़ प्लीज़, जिस वार्ड में तुम्हारा मरीज है उसके पास चले जाओ। उसने ज़बरदस्ती आंखें खोलीं और उसे परे धकेलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अविनाश को सुनने समझने की पोजीशन में कहाँ था। उस पर तो एक दीवानगी छाई हुई थी। मदहोशी के आलम में अविनाश ने उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोल दिए थे, और फिर धीरे से उस शर्ट को दिल के पास से हटाया और वहां गौर से देखने लगा, जहां पर जख्म अभी भी ताज़ा था और अभी अभी शायद नई बैंडेज उस पर की गई थी। वो दीवानों की तरह रूही की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसके दिल के हिस्से को छूकर जैसे अपनापन महसूस कर रहा था। और अगले ही पल अविनाश ने अपने कांपते होंठ उस बैंडेज पर रख दिए थे, और फिर दीवाना वार वो उस जगह को चूमे जा रहा था और बेख्तियार अपने कान उसके दिल की धड़कन पर रख दिए, जैसे उस धड़कन को महसूस कर रहा हो। जबकि रूही घबराकर पैनिक होने लगी थी और रोते रोते मदद के लिए पुकारने लगी। ये लंच का समय था और अस्पताल का ज़्यादातर स्टाफ कैफेटेरिया में मौजूद था। रूही को उससे इतना डर लगने लगा कि वो बिस्तर से उठने की कोशिश में
गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उस शख्स ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उसे दोबारा से बेड पर लिटाया। चुपचाप लेटी रहो, कहीं नहीं जा रही तुम। तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा था एनी मर गई है, अब कभी सांस नहीं ले सकेगी, उसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं। लेकिन तुम जानती हो, मुझे पूरा यकीन था मेरी एनी मर नहीं सकती। हमने वादा जो किया था एक दूसरे से कि हम दोनों के दिल की धड़कनें एक साथ धड़केंगी और एक साथ बंद होंगी, फिर उसका दिल मुझसे पहले धड़कना कैसे बंद कर सकता है। और देखो देखो हम दोनों का वादा कितना मजबूत है। उसका दिल धड़क रहा है और उस कहते हुए वो उसके दिल के हिस्से को दोबारा घूरने लगा। तुम्हारे सीने में मेरी बीबी का दिल धड़क रहा है। कहते कहते वो अचानक ही तड़प तड़प कर रोने लगा, जबकि रूही हैरानो परेशान होकर उस पागल इंसान को देख रही थी, जो कहीं से भी एक सामान्य इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो मेरी बीबी थी, मेरी एनी, उसका दिल तुम्हारे सीने में है। वो पागलों की तरह बार बार बस एक ही बात दोहराता जा रहा था और रूही को ऐसा लगा कि वो अब सांस भी नहीं ले पाएगी। उसका पागलपन देखकर वो बुरी तरह डर चुकी थी। यकीनन कोई पागल मरीज उसके रूम में घुस आया था। तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही रोते हुए उसे दूर जाने को कह रही थी, लेकिन अविनाश पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, मानो उसकी समझ पर ताला लग चुका हो। ये क्या हो रहा है? एक नर्स बेहद घबराई हुई हालत में भागती हुई उसके पास आई थी, जबकि अविनाश तुरंत पीछे हटकर दूर हुआ था और रूही रोते रोते बेड पर सीधा लेट चुकी थी, लेकिन सांसें बुरी तरह तेज हो रही थीं। शायद उसका बीपी अप डाउन हो रहा था, उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। नर्स, ये शख्स ये मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, रूही ने हाँफते हुए अटकते शब्दों में कहा। तो नर्स ने खून भरी निगाहों से उस पागल इंसान को देखा था, जो अपनी बीवी के एक्सीडेंट के बाद से इसी अस्पताल में मडराता रहता था। यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद अस्पताल के चक्कर लगाता रहता था, पागलों की तरह कभी चीखता, कभी चिल्लाता, तो कभी डॉक्टरों से भिड़ जाता था। उसकी ज़बान पर बस एक ही शब्द होता, मेरी एनी मर नहीं सकती, तुम सब झूठे हो, मक्कार हो, मेरी एनी जिंदा है। आजकल वो अस्पताल के स्टाफ की चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका था। हर किसी की ज़बान पर यही सवाल था, आखिर कोई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड को बुला लूँगी, नर्स ने गुस्से में कड़कदार आवाज़ में कहा। लेकिन अविनाश अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले बेहद ठंडे और ठहराव भरे अंदाज में उस लड़की को देखता रहा। सुन रहे हो तुम, मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, वरना इस बार मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो चुके हो। गार्ड से तो तुम डरने वाले नहीं हो, नर्स ने इस बार गले की पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। अविनाश ने उसकी ओर एक ठंडी नज़र डाली और फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। उसे अब जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करनी थी। उसे लगता था कि जब एनी का दिल रूही को मिल जाएगा तो एनी की मौत के बाद भी वो उसे अपने पास महसूस कर पाएगा। मगर ये लड़की तो उसके पास आते ही इस कदर घबरा गई थी कि उसके प्यार को हरेसमेंट का नाम दे डाला। डॉक्टर, मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर अर्शमान, जो अभी अभी लंच करके अपने केबिन की ओर जा रहे थे, अविनाश की बात सुनकर एकदम से ठिठक गए थे। आप यहाँ अस्पताल में हैं, सब ठीक तो है ना? आइए हम अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर अर्शमान ने उसे अपने केबिन में आने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गए। अविनाश उसके पीछे पीछे ही चुपचाप चलने लगा। सर, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर अर्शमान ने नरमी से पूछा और एक नज़र अविनाश पर डाली। वो नज़रें झुकाए एक हाथ जेब में डाले न जाने किन ख्यालों में गुम था। मुझे अपनी बीवी का दिल वापस चाहिए, अविनाश ने बेतरह ठंडे और बेरहम लहजे में कहते हुए डॉक्टर की आंखों में सीधा देखा। डॉक्टर अर्शमान एक पल को जैसे जड़ हो गए। उनके होठों से आवाज़ तक नहीं निकली, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर सकता है। उसकी पत्नी की मौत का असर सच में उसके दिमाग पर हो गया था, जब वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगा था। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अर्शमान ने अनिच्छा के बावजूद पूछा, क्योंकि वो सामान्य इंसान ये बात सोच भी नहीं सकता था, कहे तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। आपने कहा था कि मेरी बीबी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके मरने के बाद भी मैं उसे महसूस कर पाऊंगा, और इसीलिए मैंने उस लड़की को अपनी बीबी का दिल देने की इजाज़त दी थी, ताकि उसकी सर्जरी हो सके और वो बच जाए।
अविनाश रोते हुए हाथों के इशारे से डॉक्टर को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बच तो गई है, लेकिन वो लड़की अजीब है, पागल है। वो मुझे अपने करीब आने नहीं देती, मुझे मेरी एनी को महसूस करने नहीं दे रही। उस पागलपन से भरे शख्स को देखकर डॉक्टर अर्शमान ने थक कर अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। देखिए, उस लड़की की अभी अभी सर्जरी हुई है, और जहाँ तक बात है कि वो आपको अपने करीब नहीं आने दे रही, तो ये तो साफ है कि कोई भी लड़की किसी गैर मर्द को अपने पास कैसे आने दे सकती है। डॉक्टर अर्शमान ने बहुत नरमी से उसे समझाने वाले लहजे में कहा। अविनाश, जो अब गुस्से से डॉक्टर को घूर रहा था, उसके हाथ पांव तक कांपने लगे थे। एनी की मौत ने उस पर बेहद गहरा असर डाला था। उसकी मानसिक हालत बुरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। डॉक्टर, मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरी बीबी का दिल वापस चाहिए। अविनाश ने भीगी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखा, जो अपने नरम चेहरे के हाव भाव के साथ उसे देख रहे थे। अच्छा, तो मैं रूही के सीने से एनी का दिल निकाल लूं, फिर आप उस दिल का क्या करेंगे? डॉक्टर ने ठहरकर बेहद नरमी से पूछा। 2 पल के लिए अविनाश बुरी तरह हड़बड़ा गया था, फिर धीमे मगर जुनूनी अंदाज में बोला, मैं उसे अपने पास रखूंगा, अपनी एनी को अपने आसपास महसूस करूंगा। डॉक्टर अर्शमान ने शांत लेकिन पैनी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन अविनाश, ये इंसानी दिल है जो शरीर से निकलते ही धड़कना बंद कर देगा। आप उसे कितनी देर तक अपने पास रख पाएंगे? अविनाश ने नजरें झुका लीं, जैसे इस बात पर सोच में डूब गया। ये जोश नहीं, होश से काम लेने का वक्त है। मिस्टर अविनाश, आपको क्या लगता है आप वो दिल अपने पास रख लेंगे, जबकि कुछ ही दिनों में वो सड़ गल जाएगा? अर्शमान ने सख्त हकीकत बताते हुए उसे चेताया। एनी की याद ने एक बार फिर उसके दिल को मसल दिया। बेचैनी उसकी नस नस में उतर आई। उसने अपना सिर थाम लिया, कनपट्टियों को दबाने लगा। उसका सर एकदम फटने को तैयार था। उसे जब भी टेंशन होती, यही दर्द उसे तोड़ कर रख देता था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अविनाश ने बेबसी से डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा। एक लड़की किसी भी मर्द को तभी अपने पास आने देती है जब वो लड़की उस मर्द के साथ एक मजबूत और जायज रिश्ते में जुड़ी हो। तुम उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं रखते, कोई भी हैसियत नहीं रखते, फिर भला वो तुम्हारे करीब क्यों आएगी? तुम चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे करीब रहे, कभी तुमसे दूर न रहे। तो बस एक काम करना होगा तुम्हें, और वो है उससे शादी। अगर वो लड़की तुमसे शादी करने को तैयार हो जाए तो उससे शादी कर लो। इस तरह तुम पर उसका जायज हक होगा और वो कभी तुम्हें अपने करीब आने से नहीं रोकेगी। डॉक्टर अर्शमान ने नरमी से समझाया, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं अविनाश दूसरी शादी की बात पर भड़क न जाए। मगर हैरत की बात यह थी कि वो एकदम खामोश रहा। क्या वो मुझसे शादी कर लेगी? अविनाश ने जैसे उम्मीद और डर के बीच अटकी आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में मदद मांगते हुए भाव थे। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाएगी, क्योंकि उसके सीने में उसका अपना नहीं बल्कि तुम्हारी एनी का दिल धड़क रहा है। डॉक्टर अर्शमान ने धीरे धीरे उसे रूही से शादी के लिए राजी करने की कोशिश की। अगर फिर भी उसने मुझे मेरी एनी के दिल की धड़कन महसूस नहीं करने दी तो फिर क्या होगा? अविनाश की आंखें इस बार आंसुओं से चमक उठीं। अर्शमान अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़े, उसका हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगे ताकि वो कोई बेहतर फैसला ले सके। जब तुम अपनी एनी को अपने सामने देखते थे तो क्या तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी? अर्शमान ने हल्की सोच के साथ उसके चेहरे के भाव पर रखने की कोशिश की। अविनाश गहरी सोच में डूब गया। हाँ, शादी के कितने साल बाद भी जब मैं उसे देखता था तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वो औरत सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पूरी कायनात थी। कहते कहते उसकी आवाज़ टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन्हें जल्दी से पूछा, लेकिन अर्शमान भी अब भावुक हो चुके थे। उनके मन में भी वही सवाल गूंजने लगा जो अस्पताल का हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा था। आखिर कोई अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? फिर तो जब रूही तुम्हें देखेगी तो उसके सीने में भी तो एनी का दिल है ना, वो भी वैसे ही धड़केगा जैसे तुम्हारा धड़कता था। अर्शमान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसके हाथ पांव सचमुच कांपने लगे थे। घबराहट में उसने अपने नाखून दांतों से तोड़ना शुरू कर दिए थे। ठीक है,
फिर मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि अभी इसी वक्त शादी होगी। अविनाश ने जल्दबाजी में हाथ छुड़ाया, कुर्सी पीछे खिसकाई और निकलने ही वाला था कि अर्शमान ने उसे पुकारा। मेरी बात सुनो अविनाश, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। थोड़ा हौसले, थोड़ा हिम्मत से काम लो। जल्दबाजी करोगे तो तुम काम बिगाड़ सकते हो। तुम उस लड़की के पास जाकर उसे पहले ही अच्छा खासा डरा चुके हो। तुम्हें पता है उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। अभी उसकी नई नई सर्जरी हुई है और तुम अचानक उसके पास चले गए। मुझे पता चला अपनी नर्स से कि बड़ी मुश्किल से उसका बीपी कंट्रोल हुआ है। अब तुम उस लड़की के पास नहीं जाओगे, बल्कि पहले तुम्हें उसकी माँ से बात करनी होगी। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अर्शमान को डर था कि कहीं वो पागलपन में उस लड़की की बीमारी की परवाह किए बिना उसे कोई नुकसान न पहुँचा दे। ठीक है, तो तुम चलो मेरे साथ। अविनाश तेजी से कमरे से बाहर निकला, बल्कि वो भागने वाले अंदाज में आगे बढ़ रहा था, जैसे एक पल भी बर्बाद करना उसे गवारा नहीं। और अर्शमान को उसके पीछे लंबे भारी कदमों का पीछा करने के लिए प्रैक्टिकली दौड़ना पड़ा। अविनाश तो 4 कदम आगे ही निकल गया था। शायद वो बेहद उत्साहित था। वे लोग कैफ़े में पहुंचे तो देखा रोशनी जी नाश्ता कर रही थी। शायद उनके सर में दर्द था। एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ से अपना सिर दबा रही थी। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अविनाश ने कुर्सी पर बैठते ही जैसे उनके सिर पर बम गिराया था। रोशनी जी, जिन्होंने अभी अभी आंखें थोड़ी सी मूंदी थीं, चौंक कर सीधी होकर बैठ गईं। सामने मौजूद शख्स को देखा तो वो इस एक पल में ही पहचान चुकी थीं। और पहचानती भी कैसे नहीं, वही तो था जिसने उनकी बेटी को जिंदगी दी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? रोशनी जी ने हैरानी से पूछा। उनका सिर दबाता हाथ बीच में ही रुक गया था। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा था ना कि मेरा आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और इस एहसान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, अब उस एहसान को उतारने का वक्त आ गया है। मैंने अपनी बीवी का दिल तुम्हारी बेटी को दिया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम हम दोनों की शादी करा दो, ताकि मेरी एनी हमेशा मेरे पास रहे। अविनाश ने साफ साफ शब्दों में कहा। ये मुमकिन नहीं है। रोशनी जी ने नजरें फेरते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन अविनाश गुस्से में आ गया। देखिए मैडम, मेरी बात गौर से सुनिए। अर्शमान ने तुरंत अविनाश का हाथ थामा, कहीं वो चीखने चिल्लाने न लगे। बीबी की मौत के बाद से ही वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और पिछले 1 हफ्ते से अर्शमान ही उसे संभाल रहा था। आपकी बेटी खुश रहेगी, मैं यकीन दिलाता हूँ। अविनाश में वो हर खूबी है जो आप अपने दामाद में ढूंढ रही होंगी। अर्शमान ने अब नरमी से रोशनी जी को समझाया और रोशनी जी को फिर से बैठने का इशारा भी कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद वो वहीं बैठ गईं जहाँ से उठी थीं। क्या दे सकता है ये मेरी बेटी को? रोशनी जी ने गहरी परखती नज़रों से सामने बैठे शख्स को देखा। उसकी पर्सनालिटी तो असरदार थी, मगर फिर भी वो उसके बारे में और जानना चाहती थीं। आप नहीं जानती, ये रॉयल इंडस्ट्रीज के ऑनर का बेटा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। अर्शमान ने जोर देकर अविनाश की दौलत का जिक्र किया, क्योंकि वो जानता था ज़्यादातर औरतें अपने दामाद में सबसे पहले यही गुण तलाशती हैं। इसके अलावा ना तो सूरत में कोई कमी है और ना सीरत में, और हाँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं है। आपकी बेटी खुश रहेगी। आप चाहें तो बाकायदा इसके माँ बाप आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। अर्शमान ने पूरी लगन से अविनाश का पक्ष लेते हुए रोशनी जी को मनाना चाहा, और इतना सब कुछ सुनने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो चुकी थीं। मैं सोच समझकर और अपनी बेटी से पूछकर ही कोई फैसला कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। रोशनी जी ने हाथ मसलते हुए नजरें चुराकर कहा, क्योंकि वो पहले ही अविनाश की गुस्से से जलती निगाहें अपने ऊपर महसूस कर चुकी थीं। ठीक है, जितना वक्त लेना है ले लीजिए, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। अविनाश ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा और वहाँ से उठ गया। कैफे में मौजूद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो गुस्से से बाहर निकल गया और डॉक्टर अर्शमान तुरंत उसके पीछे भागे। अगर उस लड़की ने मुझे इनकार किया ना डॉक्टर, तो सुन लो, मैं उसे किसी भी तरह हासिल कर लूँगा, चाहे तरीका जायज़ हो या फिर नाजायज़। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। अविनाश बेहद गुस्से में दांत भींचते हुए डॉक्टर अर्शमान से कहकर कैफे से बाहर निकल गया। डॉक्टर अर्शमान कुछ पल वहीं खड़े रहे, हैरान और एकदम स्तब्ध।
वो जितना इस शख्स का भला करने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना ही रूखा और बेरहम होता जा रहा था। देखो अविनाश, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। तुम रूही को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डॉक्टर अर्शमान ने रूही की सर्जरी को याद करते हुए शांत लहजे में उसे आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश जैसे पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। मैंने उस औरत पर एहसान किया और अब वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने से मना कर रही है। आखिर मुझ में कमी क्या है? अविनाश गुस्से से गरजते हुए आंखों में खून उतारे डॉक्टर अर्शमान से सवाल कर बैठा। डॉक्टर ने थक कर अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने इनकार नहीं किया है अविनाश, उन्होंने बस वक्त मांगा है। अगर तुम चाहो तो रूही के दिल में जगह बना सकते हो, डॉक्टर अर्शमान ने नरमी से कहा। फिर उसके दिल में एक चिंगारी की तरह नई उम्मीद जल गई। और याद रखो, वो दिल ऐनी का है, उसमें तुम्हारी जगह पहले से ही मौजूद है, बस तुम्हें रूही को मनाना होगा। अपनी बात पूरी करते हुए डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अपने घने बालों में हाथ फेरा, जैसे खुद को भी शांत करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, फिर उस लड़की को तो मैं मना कर ही रहूँगा, लेकिन अगर उस बुढ़िया ने बीच में आने की जरा भी कोशिश की या जरा भी इस मामले को ख़राब करने की कोशिश की तो मेरा वो रूप देखेगी जो उसने आज तक किसी का नहीं देखा होगा। अविनाश ने बेहद बदतमीजी से जवाब दिया था। डॉक्टर अर्शमान ने उसे हैरानी से घूरा। ये वही शख्स था जो बाहर से बेहद सलीकेदार लगता था, लेकिन एक औरत के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था। शायद वो पागलपन की हद पर पहुंच चुका था। आप रिलैक्स रहिए, मैं रूही से बात करूंगा। डॉक्टर अर्शमान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, लेकिन अविनाश उसे घूरता रहा, जैसे उसके मुंह में जुबान न हो। नहीं, मैं खुद उस लड़की से जाकर बात करूंगा और देखता हूँ वो मुझसे शादी करने से कैसे मना करती है, अविनाश ने ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। डॉक्टर अर्शमान ने तुरंत मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगे। पापा, मैं शादी कर रहा हूँ। अस्पताल से निकलते ही अविनाश ने रामेश्वर जी को फ़ोन लगाया था। बेटा, सब खैरियत तो है? रामेश्वर जी ने चौंक कर पूछा। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे की तबीयत ठीक है। पापा, आप कहना क्या चाहते हैं? अविनाश ने उनके अंदाज को समझ लिया और गुस्से से बोला। उसकी आवाज़ सुनकर रामेश्वर जी हड़बड़ाए थे। बेटा, अभी तुम्हारी बीवी को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो। रामेश्वर जी ने साफ गोई से उसे एनी की याद दिला दी और एनी का नाम सुनते ही अविनाश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसे सक्कर रह गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अविनाश ने जिद में आकर अपने बाप पर जैसे नया हुक्म थोप दिया। रामेश्वर जी बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ गए। आखिर वो एक लड़की के लिए क्या क्या कर सकता है? तुम्हारी ज़िंदगी है या कोई मजाक? कभी तुम ऐनी से शादी के लिए पूरे ख़ानदान से लड़ जाते हो और कभी किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की चिता की राख ठंडी होने नहीं देते। आखिर कैसे इंसान हो तुम? रामेश्वर जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो पहले ही दूसरी शादी की बातें कर रहा था। ये सुनना रामेश्वर जी के लिए असहनीय था। पापा, आप चाहें जो भी कहें, लेकिन उसके सीने में मेरी ऐनी का दिल है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं समझूंगा भगवान ने मेरी ऐनी मुझे वापस लौटा दी। अविनाश ने भीगी पलकों के साथ जैसे दिल की गहराई से ये बात कही। उसके लिए एक एक लफ्ज़ कहना मुश्किल था। गला भर आया। वो किसी और को ऐनी की जगह कैसे दे सकता था, मगर मजबूर था। उसे हर हाल में वो लड़की चाहिए थी। बेटे की भीगी हुई आवाज़ सुनकर रामेश्वर जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इससे पहले कि वो कोई और बात सोचते, उन्होंने बेटे की बात मानने का फैसला कर लिया। तुम्हारी शादी का फैसला हमने हमेशा तुम्हारे ऊपर छोड़ा है अविनाश। अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो बेझिझक करो। बताओ, हमें क्या करना है? क्या उस लड़की के घर जाना है? रामेश्वर जी ने कई बातें एक ही सांस में कह डाली। अविनाश के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। वो यही तो चाहता था। चाहे आप उसकी माँ को पैसों का लालच दें या फिर उसे किसी भी तरह ब्लैकमेल करें, लेकिन मुझे वो लड़की हर हाल में अपने घर में अपनी पत्नी की हैसियत से चाहिए। अविनाश ने ठंडे मगर खतरनाक शब्दों में कहा और सब कुछ रामेश्वर जी पर छोड़ दिया। रामेश्वर जी हैरान थे। उनका बेटा ये किस तरह की बातें कर रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। बहुत जल्द हम कश्मीर आएंगे।
ये कहकर रामेश्वर जी ने कॉल काट दी। अविनाश मजबूत इरादों के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ गया। उसे हर हाल में अब रूही को इस रिश्ते के लिए राजी करना था। और जब वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो रूही उसे देखकर फिर से डर गई थी, जबकि वो स्टूल खींचकर उसके बराबर बैठ गया। देखो, इस तरह मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आया हूँ। आज वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव कर रहा था, वरना उस दिन तो जब पहली बार रूही ने उसे देखा था वो उसे एक जुनूनी कोई दीवाना सा लगा था। लेकिन आज वो उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह लगा था, और इसीलिए रूही का डर भी थोड़ा सा कम हुआ था। और वो धीरे से अपना सर हाँ में हिला गई। देखो, मैं जो भी कहूँगा साफ साफ कहूँगा, और तुम्हें एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ, तुम्हारा जवाब मुझे हाँ में चाहिए, ना में नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुमने मुझसे शादी से इनकार किया तो ये बात याद रखना, तुम्हारे सीने में जो दिल है ना, वो मेरी बीवी का है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं। अभी उसने अपनी बात अधूरी ही कही थी कि तभी रोशनी जी वहां आ पहुंची। अविनाश को वहां देखकर हैरान हुई। बेटे के चेहरे पर भी डर और परेशानी के रंग देखकर वो परेशान हुई थी और जल्दी से रूही के करीब बढ़ी थी। उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी। देखिए, आप अभी इसी वक्त यहाँ से जाएं, मैं उससे खुद बात करती हूँ और हम सोचकर जवाब देंगे। रोशनी जी ने अविनाश के गुस्से से डरते हुए जितना हो सका नरम और संभले हुए शब्दों में बात कहने की कोशिश की। आप बीच में मत आइए, मैं अपनी ऐनी से पूछ रहा हूँ। अविनाश ने पागलों की तरह चीखते हुए रोशनी जी को चुप करा दिया। तुम्हारे सीने में मेरी बीबी का दिल है और तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, समझी? वरना अगर तुमने जायज़ तरीके से नहीं माना तो मेरे पास और भी 100 तरीके हैं। उसकी आवाज़ में ऐसा जहर और जुनून था कि रूही सहम गई। जा रहा हूँ मैं, दोनों माँ बेटी मिलकर फैसला कर लो। ये कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ा और अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता इससे पहले ही उसे रूही की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। रूही ने कुछ सोचते हुए कहा। अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए ठंडे मगर दृढ़ स्वर में अपनी शर्त बताई, जबकि अविनाश तो खुशी से खिल उठा था। वो फौरन बहीं कदमों से रुका और रूही के पास आया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरी शर्त है कि तुम मुझे। रूही की शर्त बताने से पहले अविनाश ने उसे बीच में रोक दिया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, चाहे तुम्हारी कोई भी सी शर्त हो। मेरी सर आंखों पर, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। उसकी जल्दबाजी और ये जुनून देखकर रूही एक बार फिर से घबराई थी। एक बार सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुकर जाओ। रूही ने हल्की सी चेतावनी दी, मगर वो बिना सोचे समझे सिर हिलाकर हामी भर गया। लेकिन शादी अभी इसी वक्त होगी। उसने अपना नया हुक्म उछाल दिया था। रोशनी जी दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गई थीं। उनका जवाब जाने बिना ही ये दोनों आपस में सब तय कर चुके थे। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है अगर आप मेरी शर्त मान रहे हैं तो। रूही ने अपनी माँ की ओर देखा। रोशनी जी ने सवालिया नज़रों से बेटी को देखा। वो खुद भी उसकी शर्त से अनजान थी। तुम सुनना चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शर्त बता रही हूँ, और वो ये है कि शादी के बाद मेरी मम्मी मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। रूही ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। तो अविनाश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये भी भला कोई शर्त थी? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं अभी वकील और कुछ गवाह बुला कर लाता हूँ। अभी और इसी वक्त कोर्ट मैरिज होगी और यहीं से विदाई भी। अविनाश ने बिना देर किए फैसला सुनाया और मोबाइल कान से लगाकर कमरे से निकल गया। रोशनी जी बेटी के पास आई, उसे सीने से लगा लिया। तुम इस शादी से खुश हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती बेटा। इस तरह बेटियों के ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने नरमी से कहा। उन्हें बेटी की शर्त समझ नहीं आई थी। अविनाश हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन अगर वो उसके सामने ये शर्त ना रखती तो शायद। वो तुम्हें पसंद तो है ना? रोशनी जी ने बेटी के मन की बात जाननी चाहिए। माँ, आपने अपनी मर्जी से मेरी मंगनी की थी, लेकिन क्या हुआ? वो टूट गई ना। उसके बाद मेरी शादी किसी से भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रूही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने शायद वो गलत फैसला लिया था। वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था। रोशनी जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। रूही की आंखों से कुछ अनमोल आंसू चुपचाप बह निकले, मगर वो खामोश रही ताकि माँ को लगे कि वो सो चुकी है। रूही बेटा उठ जाओ, वकील साहब आ चुके हैं। रोशनी जी ने नरमी से जगाया तो वो आंखें बंद किए लेटी थी। अब धीरे धीरे अपनी माँ के सहारे उठ बैठी।
इस कोर्ट मैरिज से पहले मिस्टर अविनाश ठाकुर आपके नाम पर 1 करोड़ रुपये करना चाहते हैं। उसके बाद ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है आप कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। अपनी मर्जी से बताइए कि आपको ये शादी मंजूर है। वकील साहब के ये शब्द सुनकर रूही हैरान थी। उसे नहीं पता था कि अविनाश आर्थिक रूप से इतना संपन्न है। जी मुझे मंजूर है। उसने आंसुओं के साथ इस विवाह के लिए हामी भर दी। अविनाश चुपचाप ठंडे भावों के साथ जमीन को घूरता रहा। विवाह संपन्न होने के बाद हर तरफ मिठाई बांटी गई। डॉक्टर अंशुमान और अविनाश की तरफ बढ़े और उसे जोर से गले लगा लिया। पिछले 1 हफ्ते में इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अगर तुम न होते तो शायद मैं ज़िंदगी में गलत फैसला ले लेता। अविनाश ने अर्शमान के बाजू पकड़कर कृतज्ञता जताई। अरे दोस्ती में इतना तो बनता है, अर्शमान ने मुस्कुराते हुए गले लगाकर कहा। अविनाश ऐनी की मौत के बाद पहली बार खुलकर मुस्कुराया था और ये मुस्कुराहट उसके खूबसूरत से चेहरे पर बहुत भली लग रही थी, लेकिन आंखों में अभी भी कहीं ना कहीं उदासी का लहरे मारता समंदर था। डॉक्टर अर्शमान दिल ही दिल में उसको सदा खुश रहने की प्रार्थनाएं कर रहे थे। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहते हैं। उसके मरने के बाद भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आती। रिसेप्शन में जरूर आना, अविनाश ने अंशुमन से अलग होते हुए निमंत्रण दिया। वो मुस्कुराकर ठीक है का इशारा करते हुए कमरे से निकल गए। कल तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो हम लोग घर के लिए निकलेंगे। रिसेप्शन के बाद ही हम यहाँ कश्मीर में वापस आएंगे। अविनाश ने सूचना देते हुए उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी जो अभी नर्स रख कर गई थी। रूही जो चुपचाप रोए जा रही थी आंखें पोंछने लगी। उसकी बात को अनसुना कर गई। मेरी ऐनी तो मुझे अनदेखा नहीं करती थी, अविनाश ने जताते हुए एक बार फिर उसे याद दिलाया कि उसके सीने में ऐनी का दिल धड़क रहा है। वो दरअसल मैं आराम करना चाहती हूँ, रूही ने उसकी नज़रों से घबराकर कहा और बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो उसे खतरनाक नज़रों से देखते हुए कमरे से निकल गया। रोशनी जी भी बेटी का फ़र्ज निभाने के बाद सोफे पर चैन से सो गईं। एक दिन बाद विदाई के वक्त तो भाई बहन के सिर पर हाथ रखकर उसकी डोली को कांधा देकर विदा करता है, लेकिन तुम्हारा भाई तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं अर्शमान से कहती हूँ कि वो ये रस्म निभाए। रोशनी जी ने आंसू पोंछते हुए बेटी की ओर देखा जो रो रही थी। आज उसे अपना भाई बहुत याद आ रहा था। अर्शमान उसका सगा भाई नहीं, लेकिन परिवार के सबसे ज़्यादा नज़दीकी सदस्य की तरह उसके साथ खड़ा था। तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं हाजिर हो गया। अर्शमान अचानक कमरे में दाखिल हुआ। शायद वो माँ बेटी की बातचीत सुन चुका था। कहीं ना कहीं उसने खुद भी महसूस कर लिया था कि रूही अपने भाई को याद कर रही है, इसीलिए वो उसके भाई का फ़र्ज निभाने वहाँ चला आया। आप लोग अपना सामान पैक करें, अविनाश भी पहुँचने वाला है। बस 15 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मौसम के तेवर कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। अर्शमान ने मुस्कुराते हुए हिदायत दी। रोशनी जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। चलो अविनाश। बेहतर कमरे में दाखिल हुआ, सामान उठाया और रूही को उठने में मदद करने लगा। मेरा मोबाइल मेरे केबिन में रह गया है, अभी लेकर आता हूँ। अर्शमान तेजी से अपने केबिन की तरफ चला गया। अस्पताल का ज़्यादातर स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो चुका था। पहली बार किसी दुल्हन की विदाई अस्पताल से हो रही थी। सब लोग हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ लिए उसे विदा कर रहे थे। ढेरों दुआओं के साथ उसकी विदाई हुई। रॉयल विला पहुँचते ही रोशनी जी ने हैरान होकर उस शानदार बंगले को देखा और अपनी बेटी की किस्मत पर रोशनी जी ने गर्व महसूस किया। माँ, इनसे मिलो, यह है रोशनी जी, रूही की माँ, और यह है मेरी पत्नी रूही। इसके सीने में मेरी ऐनी का दिल है, अविनाश ने उत्साह से अपनी माँ से कहा। कंचन जी ने जांचती नज़रों से बहू को देखा। वो देखने में प्यारी तो थी, मगर उसके दिल की बीमारी को वो सबसे बड़ा दोष मानती थी। फिलहाल कंचन जी ने इसे नज़रअंदाज किया, बहू का हाथ थामा और उसे उसके कमरे में ले आई। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। उम्मीद करती हूँ तुम जल्द ही यहाँ सबके बीच घुल मिल जाओगी। ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा बेटा ऐनी को भुलाकर तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि ऐनी के लिए वो जितना जुनूनी था तुम कभी भी उसके जुनून को समझ नहीं पाओगी। उसे ऐनी से मोहब्बत नहीं, बल्कि उसे ऐनी से इश्क था। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके दिल में अपनी जगह बनाओ ताकि वो इस गम से बाहर निकल सके। ऐनी की मौत के बाद वो नशा करने लगा है, सारी सारी रात घर से गायब रहता है। मुझे उम्मीद है तुम मेरा साथ दोगी ना? कंचन जी ने हाथ बढ़ाकर बहू का साथ मांगा तो रूही ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ सास के हाथ में रख दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी अच्छी होंगी।
आंटी, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अविनाश कभी भी एनी को भूल सकते हैं। मैंने एनी को कभी नहीं देखा, मगर जिस तरह वो एनी का जिक्र करते हैं, मैं कभी भी वो जगह हासिल नहीं कर सकती। रूही ने सिर झुकाते हुए कहा। रोशनी जी का दिल बैठ गया। ये उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, जो उसे अधूरी जिंदगी देने वाला है? भगवान पर यकीन रखो, वो दिलों को बदल देने वाला है। तुम बस प्रार्थना करो, देखना वो बेहतर से भी बेहतरीन तुम्हारे हक में देगा। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। कंचन जी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर उसे एक नई उम्मीद दी। रूही नए हौसले के साथ उनके गले लग गई। अच्छा, ये बताओ, कल रिसेप्शन में कौन सा जोड़ा पहनोगी? कंचन जी ने मोबाइल खोलकर मुस्कुराते हुए बहू को अलग अलग तस्वीरें दिखाईं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज़्यादा बाहर मत जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। वहाँ जाकर मैं वो सूट ले आऊँगी जो तुम्हें पसंद आएगा। उन्होंने नरमी से उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे सरकाए। रूही को कंचन जी से अजीब सी अपनापन महसूस होने लगा। वो कहीं से भी उसकी सास नहीं लग रही थी, बल्कि माँ से भी ज़्यादा चिंता जताने वाली लग रही थी। काफ़ी देर तक दोनों बातें करती रहीं। जैसे ही वो दोनों कमरे से निकली, रूही जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। उसे घबराहट सी हो रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से दिल में अजीब सा दर्द भी उठ रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो तुरंत उठकर सामने खड़े उस इंसान को देखने लगी, जिसने इतनी ताकत से दरवाज़ा बंद किया था कि उसकी गहरी नींद भी टूट गई थी। अविनाश हल्की रोशनी में शर्ट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। आज तो वो उसके सामने रोक टोक भी नहीं कर सकती थी। शर्म से उसने सिर झुका लिया और जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? उसने नशे भरे अंदाज में पूछा, तो रूही ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। जैसे जैसे वो उसके करीब आता गया, वो पीछे हटती रही, जब तक कि उसकी पीठ बिस्तर से नहीं लग गई। वो उस पर झुक चुका था। मुझसे दूर रहिए, रूही ने रुआसी आवाज में कहा। अचानक ही अविनाश के चेहरे के भाव बदले, लेकिन उसने उसके इस जुमले को नज़रअंदाज कर दिया। उसके हाथ अब तेजी से उसकी कुर्ती के बटन खोलने लगे थे, जबकि डर के मारे रूही अपनी आंखें बंद कर गई थी। अपने पास उसे लिटाते हुए अविनाश का हाथ उसके दिल के ऊपर ठहर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी एनी उसके पास लौट आई हो। तुम्हारे सीने में मेरी एनी का दिल है, ये कहकर उसने उसके धड़कते दिल पर अपने होंठ रख दिए और वो सिसक उठी। चादर को मजबूती से पकड़ लिया। आंखों से बेशुमार आंसू बह निकले। उसने पलकें कसकर भींच ली थी, होंठ दबा लिए थे, मगर अविनाश पर उसके जज्बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार उसके दिल पर होंठ टिकाए रहा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मगर तुम कम वक्त में भी मुझे इतनी प्यारी हो गई हो कि लगता है जैसे मेरी पत्नी वापस मेरे पास लौट कर आ गई हो। तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें सबसे खास तुम्हारा दिल बनाता है। अविनाश की आवाज़ में गहरी कसक थी। वो ना तो उसके अस्तित्व को अपना रहा था, ना ही उसे ठुकरा रहा था। जाने वो शख्स उससे क्या चाहता था, लेकिन अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी और उसे किसी और का जिक्र कतई पसंद नहीं था, मगर उसे अपने जज्बात जताने की इजाज़त भी नहीं थी। उस औरत पर अपना हक हासिल करने के लिए मैंने पूरे 5 साल इंतजार किया था। अविनाश ने ठंडी सांस के साथ कहना शुरू किया। एनी का संबंध पंजाब फैमिली से था और हम ठाकुर थे। हमारे ख़ानदान में इस तरह जात से बाहर शादी नहीं की जाती थी और इसीलिए हम दोनों का रिश्ता होना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन जब मैंने अपनी जान देने की धमकी दी, तो फिर मेरे माँ बाप ने अपने रिश्ते नातों का इस्तेमाल किया और यूँ हमारी शादी हो गई। अविनाश हल्के से मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें कड़वाहट भी थी और अफसोस भी, क्योंकि आज उसे ये सब एक बेवकूफ़ी लगती थी। असल में वो तो बस अपने माँ बाप को डराना चाहता था। अगर उन्होंने शादी के लिए हामी ना भरी तो वो ये कदम उठा सकता है। तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो उसके दिल के पास सिर टिकाकर उसकी धड़कन सुन रहा था, वो धड़कन जो उसे चैन दे रही थी। कितने दिनों से वो इस आवाज़ के लिए तड़प रहा था। आज उसकी सारी बेचैनियाँ जैसे थम सी गई थीं। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की और उन्होंने भी शहादत पा ली। उनके बाद हम दोनों अकेले रह गए। 12 साल की उम्र से ही मैं बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे दिल में छेद है। शुरू शुरू में दवाइयों से काम चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा दिल एकदम काम करना बंद कर गया और डॉक्टर ने अर्जेंट हार्ट सर्जरी का कहा। सर्जरी के बाद ही मैं आपके सामने हूँ। रूही ने अपना छोटा सा परिचय दिया। तुम जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे तो बस इस दिल से फ़र्क है। अविनाश ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा, मानो किसी मासूम बच्चे की तरह बोल रहा हो। रूही उसके वजन से दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चुप रही। बोलने की वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा हाँफ रही थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अविनाश अचानक पीछे हुआ। उसने फौरन उसे कमीज पहनाई, जल्दी से लाइट ऑन की, मानो डर हो से कुछ हो न जाए। रूही की सांसें तेज हो गई थीं। उसे बेचैनी का सामना करना पड़ रहा था। अविनाश फौरन जग की तरफ भागा, पानी भरकर लाया और उसके होंठों से लगा दिया। पानी पीने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी संभली, लेकिन अविनाश के चेहरे पर अब शर्मिंदगी थी। वो इस लड़की की बीमारी की परवाह किए बिना सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो खुद से बदबदाया, मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया। उसने सिर झुकाया, चप्पल पहनी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। रूही की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो चुपचाप फिर से लेट गई। उसकी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। अविनाश जा चुका था, मगर उसकी मौजूदगी रूही को अभी अपने आसपास महसूस हो रही थी। अविनाश ने सिर्फ और सिर्फ दिल की जगह के अलावा किसी दूसरी जगह को नहीं छुआ था। वो काफ़ी देर तक उस जगह को अपने नरम होठों से छूता रहा था। उसने कान लगाकर उस धड़कन को महसूस किया था। बेख्तियार रूही का हाथ अपनी धड़कन पर गया था, जहां उसे अविनाश के होठों का स्पर्श महसूस हो रहा था। जाने क्यों उसका दिल एक अजीब से नए अंदाज में धड़कने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कब इस शख्स के सामने इतनी बेबस हो गई कि वो इतना कुछ करता रहा और वो सिर्फ उसकी बातें सुनती रही। शायद ये सब ऐनी के दिल का असर था, जो उसे अविनाश के इतना करीब आने से रोक नहीं पाया। भाभी जी, आपकी पहली बहू को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और आपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। कंचन जी की ननद के लहजे में ताना था। आज रिसेप्शन था और बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। हर तरफ गानों की आवाज़ें गूंज रही थीं और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। इस लड़के को जरा भी अफसोस नहीं, बीबी के गुजरते ही दूसरी शादी कर ली। पहले तो उसका दीवाना बना फिरता था, अब खुद से 1 मिनट के लिए भी उसको अलग नहीं करता था, और अब 1 महीना हुआ नहीं कि उसकी जगह दूसरी लाकर बिठा दी। ये सारी बातें सुनकर कंचन जी का चेहरा सख्त हो गया। हमारे लिए दोनों बराबर हैं और शादी के पीछे एक बड़ी वजह है। यूं ही मेरा बेटा रूही को अपनी बीवी बनाकर नहीं लाया। ये बात आप लोगों ने सच कही कि वो ऐनी से बहुत प्यार करता था। वो अभी भी ऐनी से प्यार करता है। आप जानते हैं वो रूही को क्यों लेकर आया? क्योंकि रूही के सीने में ऐनी का दिल है। वो हमारे लिए ऐनी ही है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरा बेटा इस शादी से खुश है, तो हम भी खुश हैं। हमें किसी और की परवाह नहीं कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं। रिसेप्शन के दौरान वो यही जवाब बार बार देती रहीं और लोगों का मुंह बंद करवाती रहीं। रिसेप्शन के बाद थके हारे वो घर लौटे तो अविनाश ने आते ही सामान पैक किया, क्योंकि अब उन्हें कश्मीर के लिए निकलना था। रूही ने बहुत कोशिश की कि उसकी माँ भी साथ चले, मगर कंचन जी ने उन्हें रोक लिया। उनकी सोच थी कि इतने कम वक्त में बहू बेटे के बीच जो अपनापन आया है, उसमें किसी तीसरे की मौजूदगी रुकावट ना बने। कंचन जी, आपने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं भी अपने घर लौटना चाहती हूँ। भाई ने बुलाया है और बेटी के ससुराल में रहना अच्छा भी नहीं लगता। ये रास्ते में मुझे छोड़ते हुए चले जाएंगे। रोशनी जी ने कंचन जी को गले लगाकर अपना फैसला सुना दिया। वो तीनों कश्मीर के लिए निकले और रास्ते में कंचन जी को उनके मायके छोड़ दिया गया और फिर सफ़र जारी रखा। पूरे रास्ते खामोशी रही। कई बार रूही की तबीयत बिगड़ी तो अविनाश ने उसका बेहद ख्याल रखा। ऐनी के दिल की जगह से ये लड़की उसके लिए बेहद अहम बन चुकी थी, वरना वो ऐनी के साथ इतना वफादार था कि किसी और को उसके साथ सोच भी नहीं सकता था। अभी भी उसके लिए वो रूही नहीं, ऐनी थी। उसने उसे रूही कहने के बजाय ऐनी पुकारना शुरू कर दिया था और रूही को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। आखिर उसने उस पर इतना बड़ा एहसान जो किया था। ऐसे ही चुप रहोगी, कुछ बोलोगी नहीं? कश्मीर पहुंचने से पहले अविनाश ने उसे पुकारा। उसी वक्त उसकी नज़र सड़क किनारे एक जगह पर पड़ी, वो जगह जहां वो और ऐनी आखिरी बार मिले थे। ड्राइवर, गाड़ी रोको। उसका लहजा अचानक सख्त हो गया। गाड़ी रुकी। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि रूही उससे हैरानी से देख रही थी। उसकी चाल में एक लड़खड़ाहट थी। वो धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ रहा था और वो उस पहाड़ की तरफ बढ़ गया जहाँ से ऐनी नीचे गिरी थी। ये पहाड़ कितने खूबसूरत है ना अविनाश? ऐनी ने उन पहाड़ों पर नजरें टिकाते हुए अविनाश से कहा था और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा था। लेकिन मेरी बीवी जितना खूबसूरत कुछ भी नहीं। अविनाश ने ऐनी के सिर पर हल्का सा चूमते हुए जवाब दिया था तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी।
वो दोनों हनीमून पर कश्मीर आए थे और फिर यहाँ की सुंदरता देखकर ऐनी तो यहाँ की दीवानी हो गई थी, जबकि अविनाश तो सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ उसे देखे जा रहा था। वो उसकी पूरी दुनिया थी। 5 साल तक उनका रिश्ता रहा और आखिरकार दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों के घर वालों ने बहुत अड़चनें खड़ी की, मगर उनकी मोहब्बत जीत गई। मेरा मन करता है हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाएं अविनाश, ऐनी ने सामने के नज़ारों को देखकर कहा। तो ठीक है, यहीं घर ले लेते हैं। अविनाश ने मुस्कुराकर उसे देखा था। वो हल्का सा शर्मा गई। वो चाहता था उसकी ख्वाहिशें बाद में नहीं उसी पल पूरी हों। अच्छा, तुम्हारे लिए सबसे ख़ास क्या है? ऐनी ने मुस्कुराकर पूछा, जबकि जवाब वो पहले से ही जानती थी। मेरे लिए सबसे अहम तुम हो। अगर सारी दुनिया के बदले मुझे सिर्फ तुम मिल जाओ तो मुझे मंजूर है। अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। ऐनी ने शरारत से पूछा, अगर मेरे बदले तुम्हें सारी दुनिया मिल जाए तब? और वो तमतमा कर बोला, तो मैं उस दुनिया को जला दूंगा और तुम्हें अपने पास रखूंगा। उसकी आंखों में जुनून था और ऐनी अपने वजूद की कीमत जानकर खुश हो गई। वो उसके गुस्से की परवाह किए बिना उसकी तरफ दौड़ पड़ी, इस याद को सोचकर कि अविनाश बिना किसी परवाह के फूट फूट कर रोने लगा। रूही तुरंत उसकी तरफ आई और उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछने लगी। उसकी इस हरकत पर अविनाश ने झटके से उससे एक दूरी बना ली और 2 कदम पीछे हट गया। किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेला था। उसने हमेशा के लिए ऐनी का साथ मांगा था, लेकिन अब उसके पास रूही खड़ी थी। उसने कहा था वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, फिर क्यों उसने मुझे इस बेरहम दुनिया के हवाले अकेला छोड़ दिया? अविनाश उस जगह को घूरते हुए बोला जहाँ से ऐनी नीचे गिरी थी। ऐनी ने छोड़ा है, मगर भगवान ने आपको नहीं छोड़ा अविनाश। उसने ऐनी के दिल की शक्ल में आपको एक सहारा दिया है, जिससे आप अपना गम हल्का कर सकते हैं। रूही ने अपनी जगह ऐनी के दिल का जिक्र किया। अविनाश उसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम मेरे लिए सिर्फ उसी की वजह से अहम हो रूही। अविनाश ने रूही को देखते हुए कहा और गाड़ी में जा बैठा। रूही उसके इस जुमले को समझ नहीं पाई, मगर सर झटककर आखिरी बार उस जगह को देखा और फिर गाड़ी में जा बैठी जहां अविनाश उसका इंतजार कर रहा था। ये जगह बहुत खूबसूरत है, रूही ने बाहर देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तरह, अविनाश ने अनजाने में जवाब दिया, मगर सामने रूही को देखकर हल्का सा संकोच में मुस्कुरा दिया और रूही की हल्की हंसी भी गूंज उठी। मैं जानती हूँ आपने ये ऐनी के दिल से कहा है। रूही मुस्कुराई। अविनाश भी मुस्कुरा दिया। तुम मुझे अच्छे से समझती हो, उसने साफ गोई से माना। आप मेरे पति हैं, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। अगर आपको ऐनी के बारे में मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप भी झिझक मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं खुशी खुशी पूरी रात बैठकर ऐनी की बातें सुन सकती हूँ, रूही ने मुस्कुराकर कहा, मगर उनके बीच हर बार ऐनी का साया आ जाता था। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, कहकर अविनाश ने बाहर देखना शुरू कर दिया। घर पहुंचते ही अविनाश ने उसे सहारा देकर उतारा, क्योंकि लंबी ड्राइव की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बल्कि ऐसा करता हूँ, डॉक्टर अर्शमान को यहीं बुला लेता हूँ। अविनाश ने रूही से पूछा। हाँ ठीक है, शायद मैंने दवाई नहीं ली, इसी वजह से दर्द हो रहा है, रूही ने सच्चाई बताई। अविनाश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? क्या चाहती हो कि ऐनी की तरह तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ? उसकी आंखें भीग चुकी थीं, जबकि वो अंदर से बहुत मजबूत इंसान था। नहीं, बस सफ़र में भूल गई, और वैसे भी अब इतना दर्द नहीं है, जख्म काफ़ी भर चुके हैं, रूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही अविनाश ऐनी का जिक्र करता था, लेकिन वो सच बोलता था, और यही साफ गोई उसे बहुत कम समय में रूही के लिए बेहद ख़ास बना चुकी थी। लगता है उस रोज़ वाले मरहम का असर है, ये कहकर अविनाश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। पहले तो रूही को उसकी बात समझ नहीं आई, मगर जैसे ही बात का मतलब दिमाग में उतरा, उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने शर्माते हुए नजरें चुरा लीं। आप इतनी जल्दी ऐनी को भूलकर मुझसे रिश्ता बना लेंगे? रूही ने धीमी आवाज़ में उसकी आंखों से बचते हुए पूछा। वो जो अब तक मोबाइल में डूबा हुआ था, तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। मैं उसे भूला नहीं हूँ, तुम मेरी ऐनी हो, वो जो मुझसे छिन गई थी। मैंने ठान लिया है इस बार अपनी लापरवाही से उसे फिर कभी खोने नहीं दूंगा। अविनाश ने पास बैठते हुए गहरी नज़रों से उसकी अहमियत महसूस की। रूही के होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं? उसके इस अचानक सवाल पर अविनाश ने खांसते हुए गिलास टेबल पर रख दिया
रूही को एहसास हुआ उसके शब्दों से उसकी सांस की नली में पानी चला गया था और अब वो बुरी तरह से खांस रहा था। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि रूही उसकी इस वाक्य को अपने दिल में बार बार दोहराने लगी। मेरे मरने के बाद उदास मत होना, बल्कि अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना मुझे अच्छा लगेगा। अचानक ऐनी की वो बात उसके कानों में गूंज उठी। उसकी पलकों पर जमे आंसू उसने टिश्यू से पोंछ डाले। वो ऐनी की मोहब्बत को भुला नहीं सकता था, मगर उस औरत को तकलीफ देने की वजह भी नहीं बन सकता था जिसके सीने में ऐनी का दिल धड़क रहा था। उसने कभी ऐनी और रूही को अलग इंसान नहीं समझा था। उसे लगता था कि ऐनी किसी रूप में आकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि रूही भी अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। काफ़ी देर बाहर वक्त बिताने के बाद वो कमरे में लौटा, जहाँ वो बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। पिंक सिल्क की नाइटी में उसका दूधिया मक्खन जैसा वजूद बेहद खूबसूरत लग रहा था। पहली बार अविनाश ने उसे गौर से देखा था। वो ऐनी की जगह उसे नहीं दे सकता था, लेकिन जब ऐनी की जगह उसे लेकर आया था तो उसे उसके हक से दूर नहीं रख सकता था। अगर वो उसके करीब नहीं जाता, उसे मोहब्बत से अपनी बाहों में नहीं समेटता, तो यकीनन वो लड़की उदास होती, दुखी होती। भले ही अविनाश के सामने आंसू न बहाती, लेकिन अकेले में उसके आंसू जरूर बहते। और अविनाश बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी ऐनी के दिल को कोई भी तकलीफ हो। खिड़कियां बंद करने के बाद वो उसके पास बिस्तर पर आकर लेट गया, धीरे से उसके वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया और बड़े ही प्यार से उसके नरम होठों पर झुक गया। रूही उसके करीब आने पर जाग गई थी। उसके यूं अचानक अपने होठों पर झुकने की वजह से वो हड़बड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके स्पर्श में बहकती चली गई। अविनाश ने उसकी नाइटी की डोरियों को खोलते हुए उसे कंधों से हटा दिया था और उसके मक्खन वजूद में धीरे धीरे डूबता चला गया। रूही जानती थी वो सिर्फ और सिर्फ ऐनी की वजह से उसके करीब आ रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था ये इंसान उसे कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचने देगा, हमेशा अपनी हथेली का छाला बनाकर रखेगा। और मोहब्बत का भी उसे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन अविनाश के दिल में उसके नाम की मोहब्बत जरूर चमकेगी। उसने बड़े ही प्यार से रूही की धड़कनों पर अपने लब रखे थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे ऐनी बिल्कुल उसके पास है। तो मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, ये बात कभी मत भूलना, अविनाश ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा। रूही के होठों पर अचानक एक मुस्कान फैल गई। उसे कभी लगा नहीं था कि अविनाश उससे इस तरह दिल से बात करेगा। वो तो सोचती थी कि वो बस मजबूरी में यहाँ लाई गई है और एक बेकार सामान की तरह इस बंगले के एक कोने में पड़ी रहेगी, मगर अविनाश ने उसका हक छीनने की बजाय उसे दुगनी अहमियत के साथ लौटा दिया था। वो बेहद खुश थी। वास्तव में भगवान ने उसके लिए बेहतरीन इंतजाम किया था, ऐसे इंसान से मिलाया जो उसकी कीमत जानता था। और जहाँ तक मोहब्बत का सवाल था, वो तो वक्त के साथ हो ही जानी थी। आज वो इतनी खुश थी कि उसके पास वो शब्द नहीं थे कि वो बयां कर सके कि अविनाश को पाकर वो कितनी मुकम्मल हो चुकी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।